इंसाफ का बजर, अमीर की जमानत और गरीब की शमत। इंसाफ का बाज़ार, अमीर की जमानत और गरीब की शामत। हम सब बचपन में बड़े ही मासूम हुआ करते थे। स्कूल में टीचर की पढ़ाई हुई उन बातों पर बिल्कुल यकीन कर लेते थे जब टीचर हमें पढ़ाया करते थे कि जो लोग बुरे होते हैं, अपराधी होते हैं, कानून उन्हें सज़ा देता है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देता, चाहे वो व्यक्ति बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आता हो या फिर बहुत मशहूर और धनवान पृष्ठभूमि से। हमारे देश का कानून और न्याय व्यवस्था सभी देशवासियों के लिए समान रूप से कार्य करती है। टीचर की पढ़ाई हुई उन बातों पर हम बिल्कुल आंख बंद करके यकीन कर लेते थे और मन ही मन बड़ा ही सुरक्षित महसूस करते थे। कितना खूबसूरत देश है हमारा, जहाँ की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, जो किसी में भेदभाव नहीं करती और सबको समान रूप से न्याय दिलाती है। आखिर क्यों आज वो देश की निष्पक्ष कानून की पढ़ाई हुई बातें हमें कहीं ना कहीं झूठी नज़र आती हैं? आखिर हमें कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि बेकसूर होने के बावजूद भी एक गरीब पृष्ठभूमि से जुड़े व्यक्ति को कभी न्याय नहीं मिलता, और न्याय मिलता भी है तो न्याय के लिए भटकते और संघर्ष करते उसका आधा जीवन बीत जाता है। हमें कभी ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि एक अमीर वर्ग के व्यक्ति द्वारा किए गए गुनाह और एक गरीब वर्ग के व्यक्ति पर हुए अत्याचारों में गरीब को कभी न्याय नहीं मिलता या फिर बहुत मुश्किलों से मिलता है, और अमीर व्यक्ति सड़कों पर गुनाह करने के बाद भी आज़ाद घूमता है। आखिर क्यों आज इंसाफ और कानून आखिर पैसों का गुलाम हो गया है? आखिर क्यों आज न्याय, कानून और इंसाफ को बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपतियों ने अपना गुलाम बना रखा है, और क्यों इनका शिकार एक मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है? हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर टॉक्स विद आर के में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों हमारे देश में एक गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को कभी न्याय क्यों नहीं मिलता, और यदि न्याय मिलता भी है तो उसे हद से ज़्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है, खासकर तब जब गुनहगार कोई अमीर पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी ही एक असली और पुरानी घटना की। तो ये केस है 19 मई 2024 पुणे के कल्याणी नगर इलाके का, जहां रात के 2:30 बजे लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक पोर्शे कार ने 24 वर्षीय दो बाइक सवार IT प्रोफेशनल्स का एक्सीडेंट कर दिया, उन्हें जान से मार डाला, जिसमें बाइक सवार लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और कुछ ही देर बाद लड़के ने भी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये दोनों IT प्रोफेशनल्स अनीश अवध्या और अश्विनी कोस्टा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और पुणे में नौकरी कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था, जहां ये पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं, वही इनकी ज़िंदगी छिन जाएगी। इन दो IT प्रोफेशनल्स को जिसकी वजह से ये दुनिया छोड़नी पड़ी, वो था 17 साल का वेदांत अग्रवाल, जो कि पुणे के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिल्डर विशाल अग्रवाल का एक अय्याश बेटा था। तो इस पूरी घटना की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। 18 मई 2024 को रात के 10:30 पे वेदांत अग्रवाल और उसके कुछ दोस्त अपने CBSE 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम्स का जश्न मनाने के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट बार में गए, जहां उन्होंने लगभग आधी रात तक खूब शराब पी। उन्हें हद से ज़्यादा शराब पीता देख रेस्टोरेंट वालों ने उन्हें और शराब देने से मना कर दिया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। यह सुनकर थोड़ी देर में उस 17 वर्षीय लड़के वेदांत अग्रवाल ने अपने दादा के क्रेडिट कार्ड से कंप्लीट पार्टी के 48,000 रुपये पे किए और वहां से अपने दोस्तों के साथ फिर घूमने निकल पड़ा। इसके बाद इनका ग्रुप रात के 12:25 पे फिर से एक क्लब में आया और दोबारा शराब पीना स्टार्ट कर दिया। लगभग 20,000 रुपये बिल पे करने के बाद ये ग्रुप रात के 1:22 के आसपास वहाँ से रवाना हुआ। उस इलाके में कुछ समय बिताने के बाद वेदांत नशे की हालत में धुत होकर अपने पिता की अनरजिस्टर्ड पोर्शे कार लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लगभग रात के 2:30 बजे शराब की धुत हालत में उसकी कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तभी उसने पुणे के कल्याणी नगर जंक्शन के पास अनकंट्रोल्ड होकर दो बाइक सवार IT प्रोफेशनल्स का एक्सीडेंट कर उन्हें मार डाला। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि दोनों बाइक सवार लगभग 16 फीट हवा में उछल गए और मर गए। अब शुरू होती है इसके बाद के असली न्याय और कानून के सिस्टम की कहानी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और उस भीड़ ने वेदांत अग्रवाल को पीटना शुरू कर दिया। तभी मौके पर वहां पुलिस पहुंची और वेदांत अग्रवाल को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई। घटना के लगभग 50 मिनट बाद 19 मई 2024 को रात के 3:20 के आसपास आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने सुनील टिंगरे को पुलिस स्टेशन जाने के अनुरोध में 45 बार कॉल किए, जिससे कि राजनेता सुनील टिंगरे आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के अनुरोध पर पुलिस स्टेशन गए। सुनील टिंगरे महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक पुलिस स्टेशन जाने के बाद
राजनेता सुनील टिंगरे पर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर दबाव बनाया ताकि आरोपी को बचाया जा सके। लेकिन बाद में सुनील टिंगरे ने इन सभी बातों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए गया था, ना कि पुलिस और कानून पर दबाव बनाने। उसी दिन की सुबह आरोपी वेदांत अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद दोपहर के समय उसे जेजेबी जुनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया। जेजेबी यानी जुनाइल जस्टिस बोर्ड यह भारत का एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि विशेष रूप से 18 साल से कम उम्र के उन नाबालिग बच्चों के मामले में सुनवाई करता है जिन पर कोई ना कोई अपराध का आरोप हो, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सज़ा देना नहीं बल्कि उनका रिहैबिलिटेशन और समाज में सुधार लाना होता है। इतने बड़े अपराध होने के बावजूद चौंकाने वाली बात यह रही कि जुनाइल जस्टिस बोर्ड ने 2 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार वेदांत अग्रवाल को उसी दिन जमानत दे दी, जिसके लिए उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा और 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और काउंसलिंग लेने का निर्देश दिया। अय्याशी और शराब में धुत होने के बाद 2 बेकसूरों की ज़िंदगी छीन लेना, इसके बदले मात्र 300 शब्द का निबंध। कितनी सस्ती है ना कानून में किसी मिडिल क्लास की जान की कीमत, और कितनी महंगी है उस गरीब के इंसाफ की कीमत। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं इस केस में और क्या क्या हुआ। उस दिन सुबह मृतकों के परिजनों ने पुलिस स्टेशन में वेदांत अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस द्वारा वेदांत अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया। फिर कुछ ही देर में उसके मेडिकल चेकअप के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया गया और वेदांत अग्रवाल का ब्लड सैंपल पुणे के एक सरकारी अस्पताल सुसुन जनरल हॉस्पिटल में भेजा गया ताकि ये पता चल सके कि उसने शराब पी थी या फिर नहीं, या फिर कितनी मात्रा में शराब पी थी। लेकिन इस पूरे मेडिकल टेस्ट के मामले में हद से ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिसमें वेदांत अग्रवाल के घर वाले और हॉस्पिटल वाले शामिल थे, जिसमें कुल मिलाकर ब्लड सैंपल को बदलने की कोशिश की गई। ब्लड सैंपल को वेदांत की माँ के ब्लड सैंपल के साथ बदल दिया गया ताकि कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ सके। इस काम में सुसुन जनरल हॉस्पिटल के एक कर्मचारी और 2 डॉक्टर शामिल थे, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर अजय तावरे का। ये सेशन हॉस्पिटल के फॉरेंसिक मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। इन पर रिश्वत लेकर सैंपल बदलने की पूरी प्लानिंग करने का आरोप था। दूसरे डॉक्टर थे डॉक्टर श्री हरि हेलनोर। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ थे जिन्होंने असली सैंपल फेंका और दूसरा सैंपल लगाया। तीसरे व्यक्ति इसमें थे अतुल घटकम्बले, हॉस्पिटल का एक कर्मचारी जो रिश्वत के पैसों के लेन देन में शामिल था। इस हॉस्पिटल के इन लोगों ने न सिर्फ वेदांत अग्रवाल का सैंपल बदला बल्कि उसके बाकी दोस्तों के ब्लड सैंपल भी चेंज किए ताकि कानून को किसी भी तरह का ऐसा कोई सबूत न मिल सके जिसमें इनके शराब पिए का पता चल सके। कुछ ही समय बाद अस्पताल द्वारा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन भेजी गई, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि ब्लड में अल्कोहल की कोई मात्रा नहीं पाई गई। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब पुलिस को पता था कि ये एक्सीडेंट नशे की हालत में गाड़ी चलाने से हुआ है, तो फिर भी पुलिस ने उन नकली ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पर कैसे यकीन कर लिया। कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई कि वेदांत अग्रवाल को पुलिस की हिरासत में रहने के बाद भी पुलिस द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। नाबालिग को कथित तौर पर पिज़्ज़ा और बर्गर परोसे गए। हालांकि बाद में पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस बात को झूठा कहा। बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपति पिता के पैसे, पावर और पोजीशन के कारण वेदांत अग्रवाल को इस केस से पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसी दिन दोपहर के समय वेदांत अग्रवाल को जेजेबी जुनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया और इसे अनजाने में हुई गलती, भूल का नाम देकर और आगे सुधार करने को लेकर वेदांत अग्रवाल को घटना से लेकर मात्र 18 घंटे के अंतर्गत रिहा कर दिया गया और उसे रोड सेफ्टी पर 300 शब्द का निबंध लिखने के लिए कहा गया और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक रूल्स के बारे में सीखने और समझने के लिए कहा गया। क्या 2 लोगों की जान की कीमत कानून की नज़रों में बस इतनी ही थी? यहाँ पर एक बार फिर से साबित हो गया कि मिडिल क्लास और गरीब को धनी ताकतवर लोगों के आगे कभी न्याय नहीं मिलता। वेदांत की रिहाई के बाद उसके परिवार ने बड़ी ही चैन की सांस ली, लेकिन ये चैन की सांस ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। यहाँ पर सोशल मीडिया ने एक बार फिर से अपनी ताकत सभी को दिखा दी। जब लोगों को पता चला कि 2 मासूम जान लेने वाले आरोपी को कोर्ट ने सिर्फ सड़क दुर्घटना पर 300 शब्द का निबंध लिखने की शर्त पर छोड़ दिया, तो सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोगों ने इसे न्याय का मजाक माना। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारी गुस्से वाली पोस्ट की बाढ़ आ गई, जिसमें जनता और पूरा भारत कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं था। जगह जगह जनता सड़कों पर उतर गई और अनीश अश्विनी की जस्टिस की मांग करने लगी। जब इतना कुछ हुआ तब जाकर जनता के आक्रोश के आगे सरकार और कमिश्नर को ऊपर से भारी दबाव आया। इसके बाद पुलिस ने सुपरफास्ट काम शुरू कर दिया। पुणे के पुलिस कमिश्नर खुद मैदान में उतरे और ये केस उन्होंने डायरेक्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दिया।
यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड पर नरमी बरतने के आरोप लगाए गए। विधायक सुनील टिंगरे ने पुलिस पर दबाव डालने के आरोप से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने जनता के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते आधी रात को पुलिस स्टेशन का दौरा किया था। 20 मई 2024 को विरोध के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे गए और पुणे पुलिस प्रमुख से मुलाकात की और पुलिस द्वारा केस में हुई लापरवाही के लिए पुलिस को फटकार लगाई और इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। फडणवीस के कहने पर पुलिस बाद में पुणे के जिला अदालत गई, जिसमें पुलिस को किशोर न्याय बोर्ड में पुनराविचार याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी पुनर्विचार याचिका में नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। साधारण शब्दों में पुनराविचार याचिका का अर्थ होता है जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है और उस फैसले में कोई साफ दिखने वाली गलती रह जाती है और उस गलती को सुधारने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है उसी को पुनराविचार याचिका कहा जाता है। इसके बाद 22 मई को पुलिस की याचिका के साथ वेदांत अग्रवाल की दारू पीते हुए सीसीटीवी फुटेज और फेक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स किशोर न्याय बोर्ड में दिखाई गई, जिससे किशोर न्यायालय द्वारा वेदांत अग्रवाल को दी गई जमानत रद्द कर दी गई और आरोपी को 5 जून 2024 तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। आरोपी को 5 जून 2024 तक के लिए पुणे के यरवदा में स्थित नेहरू उद्योग केंद्र में भेज दिया गया। यह एक ऐसी जगह होती है जहां पर नाबालिग आरोपी को सुधारने के लिए रखा जाता है, न कि जेल की तरह सजा काटने के लिए। जनता द्वारा न्याय के लिए बढ़ते विद्रोह के कारण यह केस एसपी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया। आयुक्त ने बताया कि नाबालिग पूरी तरह होश में था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, 304, 337, 338 और 427 तथा मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद कई चौंका देने वाली चीज़ें सामने आई। उसी दिन मामले के संबंध में प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया जो कि दोषी के फेवर में काम कर रहे थे। साथ ही ब्लड सैंपल लेने में 8 घंटे की देरी की गई ताकि ब्लड में अल्कोहल डिटेक्ट न हो पाए। दोषी के परिवार ने दावा किया कि दुर्घटना के समय परिवार द्वारा नियुक्त ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। 25 मई को दोषी वेदांत अग्रवाल के दादा को ड्राइवर को गलत तरीके से कैद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया ताकि उस ड्राइवर को दुर्घटना का दोष अपने सिर पर लेने के लिए मजबूर किया जा सके। ड्राइवर को इसके लिए दोषी के परिवार ने एक घर, पैसे और परिवार को अच्छी जिंदगी देने का लालच भी दिया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि दोषी के पिता ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। 27 मई को सुसुन अस्पताल के 2 वरिष्ठ डॉक्टरों को आरोपी से लिए गए रक्त के नमूनों को बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें यह भी पता चला कि 3 लाख रुपए की रिश्वत देकर ये काम करवाया गया था। 26 जुलाई को पुणे पुलिस ने दुर्घटना में आरोपी नाबालिग को बचाने के लिए सबूतों में हेरफेर करने के आरोप में 7 आरोपियों के खिलाफ 900 पन्ने की चार्जशीट दायर की। इतना कुछ होने के बाद भी 15 जुलाई 2025 को किशोर न्याय बोर्ड ने घातक पोर्शे दुर्घटना में शामिल नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के पुणे पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें जेजेबी का कहना था जुनाइल जस्टिस एक्ट का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना है। बोर्ड ने माना कि आरोपी के पास अभी सुधरने का मौका है और उसे जेल भेजना उसके भविष्य को पूरी तरह खत्म कर देगा, जिसमें पुलिस की दलील कुछ इस तरह थी। पुलिस ने कहा कि जो लड़का 200 की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है और जिसके परिवार ने इतने बड़े स्तर पर सबूत मिटाने की कोशिश की, उसे बच्चा कहना न्याय का मजाक है। बाद में पुणे पुलिस ने जेजेबी के 15 जुलाई के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जिसका अभी तक जस्टिस के फेवर में कोई अपडेट नहीं है। हमारे न्याय प्रणाली की दीवारों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। दौलत की चमक यहाँ कानून की आंखों में पट्टी बांध देती है। जहाँ बड़े गुनहगार अपनी हैसियत के दम पर खुलेआम जुर्म करते और आज़ाद घूमते हैं, वहीं एक बेकसूर की पूरी ज़िंदगी न्याय के संघर्ष के लिए दम तोड़ देती है। अफसोस तो इस बात का है कि जब तक उसकी फरियाद सुनी जाती है तब तक न्याय की उम्मीद में उसकी आंखों की रोशनी और जीवन की सारी खुशियां खत्म हो चुकी होती हैं। अभी के समय में आरोपी आज़ाद घूम रहा है। वह समय समय पर पुलिस स्टेशन और कोर्ट की पेशी पर जाता है और उसे मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के सत्रों में शामिल होना पड़ता है। यदि इस पूरे मामले को गहराई से समझा जाए तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, जब अपराधी धन और प्रभावशाली पक्ष से होता है तो कई बार वह गंभीर अपराध करने के बाद भी बेखौफ और आज़ाद घूमता हुआ दिखाई देता है। इसका बड़ा कारण यह भी है उसके पास महंगे वकील, आर्थिक संसाधन और प्रभाव की शक्ति होती है, जिनके माध्यम से कई बार सबूतों और गवाहों को प्रभावित या फिर कमज़ोर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मध्यवर्गीय और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग संसाधनों और प्रभाव की कमी के कारण कानूनी प्रक्रिया में अक्सर पीछे रह जाते हैं।
न्याय पाने की इस लंबी और जटिल प्रक्रिया में कई बार उन्हें वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन में भी न्याय नहीं मिल पाता, और यदि न्याय मिलता भी है तो वह अत्यधिक कठिन संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद ही संभव हो पाता है। भारत का संविधान कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत देता है, जिसका अर्थ है कि अमीर और गरीब, शक्तिशाली और सामान्य नागरिक सभी के लिए कानून समान होना चाहिए। लेकिन जब वास्तविकता में न्याय व्यवस्था में असमानता और भेदभाव दिखाई देता है तो यह समाज के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। कितना अच्छा होता यदि हमारे देश की न्याय व्यवस्था वास्तव में पूरी निष्पक्षता और समानता के साथ कार्य करती, जहां न्याय किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव या राजनीतिक शक्ति पर निर्भर न होकर केवल सत्य और कानून के आधार पर दिया जाता। यही एक सशक्त और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की पहचान होती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जरा सोचिए, हर रोज इस तरह के न जाने कितने मामले होते होंगे। कुछ मामले खबर बन जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप दबा दिए जाते हैं और उन लोगों को कभी न्याय मिलता ही नहीं, कभी पैसों की ताकत से और कभी प्रभाव की शक्ति से, और इसलिए भी क्योंकि पीड़ित पक्ष इतना मजबूत नहीं होता कि वो न्याय की लंबी लड़ाई लड़ सकें। तब सवाल उठता है, क्या हमारे देश का कानून सच में सबके लिए बराबर काम करता है? हमारे धर्म और इतिहास को देखिए। भगवान राम के पास धनुष बाण थे, भगवान हनुमान के हाथ में गदा थी और भगवान शिव त्रिशूल धारण करते थे। इसका अर्थ यही है कि अन्याय के खिलाफ हमेशा सजग और सक्षम रहना चाहिए। वो सतयुग और द्वापर युग का समय था जब भगवान भी शस्त्र धारण करते थे। आज तो कलयुग है जहाँ अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए और भी ज़्यादा साहस और जागरूकता की ज़रूरत है। इसलिए याद रखिए, जब समाज अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर देता है तब अन्याय और अधिक ताकतवर हो जाता है, और जब हम सब लोग सच और न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं तब सबसे बड़ी ताकत भी कमज़ोर पड़ जाती है। धन्यवाद।